अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में आज रात 8 बजे एक बड़ा इकट्ठ होने जा रहा है, जिससे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी खिताब करेंगे। एक खिताब रात में होगा और एक पैगाम है जो अलसुबह ही जारी कर दिया गया है। वो पैगाम क्या है मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ DGISI जनरल दी मंजुम से मुतालिक एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। और अगर ये खबर दुरुस्त साबित हुई तो फिर यूं कह लीजिए कि एक खास तबके के लिए कोई रिलीफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर तकलीफ ही तकलीफ है, मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। और फिर ये जो इम्पोर्टेंट फैसला है, इस फैसले का एक तनाजुर भी है कि किस तनाजुर में ये अहम डिसीजन लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर मैं इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो फरीकैन हैं, बड़ी तादाद में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या बड़ी अदालत का रुख कर लिया है। और उस बड़ी अदालत का रुख करने के पीछे वजह यह है कि उस बड़ी अदालत से एक बड़ा फैसला आ रहा है। और वो फैसला कोई और नहीं है बल्कि नैब तरामीम से मुतालिक फैसला है, जिसमें इमरान खान साहब ने कुछ 37 मिनट के दलाइल दिए थे। आपको याद होगा कि जिस दिन फैसला महफूज हुआ था जून के अवाइल में, जून के पहले हफ्ते में, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने 37 मिनट्स दलाइल दिए थे। और ये वही सबात है जिसमें इमरान खान साहब की पिक्चर भी जो हल्के नीले रंग की शर्ट पहने हुए वो थे, उसमें वो पिक्चर लीक हो गई थी और उसके बाद वायरल हो गई थी। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया था। अब जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस बेंच ने समाअत की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच का हिस्सा है। मंसूर अली शाह साहब जो कह रहे हैं वो ऑन कॉन्ट्रेरी टू जस्टिस काजी फायज ईसा है। और मंसूर अली शाह साहब जो है वो लग ये रहा था कि इमरान खान साहब जो दलाइल दे रहे हैं उसको सपोर्ट भी मैसर आ रही है। अब इस केस का फैसला क्या होगा? देखिए, अगर नैब तरामीम वापस हो जाती हैं या वापस यानी जो जो इमरान खान साहब का मुकदमा है वो जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को तो नहीं होगा। यानी इमरान खान साहब को इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो दूसरी तरफ के लोग हैं ज़ाहिर है फिर इसका नुकसान उनको ज़रूर होगा। यानी पार्शियली इसके नुकसान की सूरत में इमरान खान साहब को पार्शियली फ़ायदा होगा कि उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, ओपोनेंट्स हैं, उनको गज़न पहुँची है। लेकिन अगर नैब तरामीम बरकरार रहती हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर इमरान खान साहब को होगा। यानी दोनों सूरतों में इमरान खान साहब का फ़ायदा तो है। एक केस में जुज़वी तौर पर फ़ायदा है और दूसरे में भी अगर ये कहा जाए कि जुज़वी तौर पर ही फ़ायदा है, क्योंकि इमरान खान तो ये समझते हैं कि जो अपोनेंट्स हैं, उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको सज़ाएँ होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली फिर इमरान खान साहब जो हैं, उनको जो फ़ायदा पहुँचना है, वो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, लेकिन उनके अपोनेंट्स को नुकसान ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर उनके अपोनेंट्स को फ़ायदा होता है, तो फिर इमरान खान साहब बड़े बेनिफिशियरी होंगे नैब तरामीम के हवाले से। तो दोनों सूरतों में माफ़ कीजिएगा, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रहा होगा। आज 6 सितंबर है, यौम दिफा व शहदाए पाकिस्तान है। और कल 190 बिलियन पाउंड केस के हवाले से भी अहम डिसीजन एक्सपेक्टेड है। और फिर परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा स्केजुअल्ड है। अच्छा, अब जो सख्तियां बढ़ रही हैं और कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलकर वाज़ेह हो गई हैं, सामने आ गई हैं कि असल में गेम प्लान क्या है, एस्टैब्लिशमेंट क्या करने जा रही है और ये हुकूमत जो है वो क्या करने का इरादा रखती है। अच्छा, ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन, हालात ठीक नहीं है। KP के अंदर तो मामला है ही, लेकिन इन पर्टिकुलर कल बलूचिस्तान के ऊपर ब्रीफिंग हुई है। और जो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताई जा रही है, हो ये सकता है कि वसीतर कौमी मफाद के अंदर और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए DGISI जनरल री मंजुम, जिन्होंने इस महीने यानी रवा माह रिटायर होना है, लाइकली उनकी मुद्दत मियाद मुकम्मल हो रही है। इससे पहले भी उनको एक्सटेंशन दी गई थी। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि 1 साल की एक्सटेंशन थी, कुछ कहते हैं कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए थी। अगर 1 साल की है तो ज़ाहिर है उस रवा महीने उन्होंने रिटायर होना है। अगर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए थी तो फिर कोई ऐसा डिसीजन नहीं है और कहीं से कोई जो है उसकी अप्रूवल नहीं हुई या दस्तखत ऐसे मौजूद नहीं है जिसके अंदर टाइम बार्ड किया हो, तो फिर उनको इन हालात के तनाजुर में सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यानी वसीतर कौमी मफाद में रिटेन किया जा सकता है। और जाहिर है DGISI का जो अपना ओहदा है, ऑफिस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और फिर जो पॉलिटिकल मामलात चल रहे हैं सियासी डोमेन के अंदर, उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डीजीआईएसआई रिटेन करते हैं, यानी जनरल दी मंजुम रिटेन करते हैं, जाते कहीं नहीं है, तो ज़ाहिर है ये बात कुछ हलकों को कुछ तबकात को बहुत गिरा भी गुज़र सकती है। और फिर एक ऐसे वक़्त में जब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बात हो रही है, तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं होगी, ये बड़ी डेवलपमेंट होगी। और उसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस वाला भी है, जिसके अंदर अदालत ही ने कराची यूनिवर्सिटी के इस फैसले को मुअत्तल किया और सवाल पूछे हैं। पूछा है कि भई आपने और कितने स्टूडेंट्स की डिग्रियाँ मुअत्तल की हैं? और फिर ये सवाल भी पूछा है कि आपने सिंडिकेट एक्ट की जो खिलाफवर्जी की है, आपने जज साहब को बुलाया ही नहीं और उनसे पूछा ही नहीं गया। तो इस तरह की जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है और डिसीजन को अपहोल्ड किया गया है, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और फिर उसपे ये ये बात भी पूछी जा रही है कि कौन है इसके पीछे, पिटिशनर कौन है? किसके कहने पर ये कराची यूनिवर्सिटी ने और वाइस चांसलर साहब ने कह दिया कि तालिब इल्म ही नहीं। और फिर सवाल तो ये भी बनता है ना कि नून लीग के दौरे हुकूमत में भी वो रहे, अपॉइंट हुए, बल्कि इन्हीं हुकूमतों के अंदर उनकी एलिवेशन होती रही। और अहम ओहदों पर बतौर लॉयर भी काम करते रहे, हुकूमत के लिए भी काम करते रहे। तो उस वक्त उनकी एलएलबी की डिग्री जाली नहीं थी, आज ये डिग्री जाली हो गई। तो दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अच्छा, आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर रात 8 बजे यौम दफ़ा व शोहदाए पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करेंगे। इस तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए जाएंगे और फिर जो स्पीचेज़ हैं, ख़ास तौर पे शोहदा की फैमिलीज़ होंगी और आर्म्ड फोर्सेस के लोग होंगे, डिग्निटरीज़ होंगे। तो ये स्पीचेज़ बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर नशर भी की जा रही होंगी, पूरा मीडिया दिखा रहा होगा। तो इस लिहाज से ये बड़ी अहमियत का हामिल इवेंट होगा, जो आज रात 8 बजे होगा और लाइकली 9 बजे के करीब जो है ये तकारीर भी सुनी जा सकेंगी। अच्छा, आज ही यौम दिफा व शोहदाए पाकिस्तान के मौका पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जो पैगाम जारी किया है, वो कहते हैं कि 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफाए वतन के नाम से एक नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन हमारी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने कौम के शाना बशाना लड़ते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। जंग सितंबर के मौका पर कौमी इत्तेहाद व यकजहती का जो अज़ीम जज्बा देखने में आया, वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज और कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार है। फिर वो कहते हैं कि कौमी इत्तेहाद व यकजहती के इसी जज्बे से सरशार होकर पाक अफ़वाज अर्ज़ पाक की सरहदों की निगहबानी का फ़रीज़ा अंजाम दे रही है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का सितंबर में जिस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, वो ना सिर्फ तारीख के अब्वाब में सुनहरे हरूफ से रकम है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। फिर वो कहते हैं कि शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 154 का हवाला दिया कि इरशाद बारी ताला है, वला तकुलू लिमन यक्तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवात अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, यानी और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम इसका शऊर नहीं रखते। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने कहा कि आज के दिन हम पाक फौज के बहादुर अफसरान और जवानों को सलाम पेश करते हैं। फिर साथ-साथ उन्होंने जो है वो दहशतगर्दी के अफरीद को कहते हैं कि जिस बहादुरी और जवानमर्दी से हमारी अफवाज ने काबू किया है, वो कामयाबी किसी और मुल्क की फौज को नहीं मिलती। आज सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों की बदौलत मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होने से महफूज है। फिर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जंग के चैलेंजेस के तौर पर जो सामने नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका जिक्र भी किया। और फिर साथ ही डिजिटल दहशतगर्दी, वो कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशतगर्दी को मजीद पेचीदा और खतरनाक बना दिया है। तो आर्मी चीफ ने जो है वो इस हवाले से आज बड़ा ही एक लंबा चौड़ा और डिटेल्ड पैगाम इशू किया है। गजा पे जो सूरत हाल है, इसराइल की जारहियत का जिक्र भी किया है और पर्टिकुलरली इसमें भी वो डिजिटल टेररिज्म का जिक्र करना नहीं भूले हैं। और इससे भी यही बात सामने आती है, इस कॉन्टिन्यूएशन के अंदर वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, फॉर्मेशन कमांडर्स हो, डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग हो कि डिजिटल दहशतगर्दी और एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो उनके निशाने पर है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान दारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।